हेलो और वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस, आज आपके लिए लेकर आई हूँ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का कंटिन्यूड वीडियो। तो इसके पहले वाले वीडियो तक हमने रिसोर्स प्लानिंग वगैरह की बहुत अच्छे से बात की कि रिसोर्स प्लानिंग करने की क्यों ज़रूरत है, कैसे की जाती है और रिसोर्सेज को क्यों कंजर्व किया जाना चाहिए, है ना। गांधी जी की हमने बात की थी, देखा था कि वो क्या कहते थे। वो बोलते थे कि सबकी ज़रूरत तो की अगर बात है तो बहुत सारे रिसोर्सेज है हमारे पास, लेकिन अगर लालच की बात है तो फिर हमें नहीं देना, है ना। देयर इज टू मच और या देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, बट देयर इज नथिंग और देयर इज नॉट एनीथिंग फॉर एनीवन्स ग्रीड, है ना। किसी के लालच की पूर्ति के लिए हमको अपने रिसोर्सेज नहीं यूज़ करने हैं, सबकी ज़रूरतों के लिए हमारे पास में सफिशेंट है और हम आने वाली जनरेशन को भी इसी से यूज़ करवा सकते हैं अपना जो भी है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया रिसोर्सेज हमको किस तरीके से मेंटेन करने हैं। अब लैंड रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, ज़मीन को एज ए संसाधन अगर हम समझे कि क्योंकि ज़मीन भी एक संसाधन है ना, हम यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ पे खाते हैं, हम इसी पे उगाते हैं, इसी पे एग्रीकल्चर करते हैं, फिर वही चीज़ कंज्यूम करते हैं, वही चीज़ सेल करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ज़मीन भी क्या है, एक संसाधन की तरह ही काम करती है ना। तो जब ज़मीन एक संसाधन की तरह काम करती है तो वो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस की है। ठीक है, इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्लियर है, इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए ऐसे केस में ज़मीन। ठीक है, तो अब अगर हम हमारा लैंड एरिया देखें, है ना, कि किस तरीके से हमारा पूरा लैंड एरिया डिवाइडेड है, इसको अगर हम पढ़ने समझने की कोशिश करें तो बेसिकली देखा जाए तो प्लेन जो है, प्लेन एरिया मतलब जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं, जहाँ पर हम रह सकते हैं, अपने मकान बना सकते हैं, वो एरिया क्या होता है, प्लेन एरिया होता है। यानी कि जिसमें ज़मीन क्या हो, सीधी हो, है ना, जहाँ पर हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो जो प्लेन है वो कितने एरिया, मतलब जो टोटल लैंड एरिया है ना, इंडिया का पूरा टोटल लैंड एरिया है, उसका 43% जो है वो किससे बना हुआ है, वो प्लेन से बना हुआ है। अब ये प्लेन, माउंटेन और प्लेट्यू, ये क्या है, ये लैंड फॉर्म्स है ना। प्लेन कैसे होते हैं, जो सीधे होते हैं, माउंटेन्स कैसे होते हैं, पहाड़, और प्लेट्यूज कैसे होते हैं, ऐसे टेबल जैसे होते हैं। ठीक है, तो प्लेन एरिया पे हम घर बना सकते हैं, है ना। माउंटेन्स पे थोड़े बहुत कभी कभार, नहीं तो नहीं बन सकते, वैसे तो प्लेट्यू पे भी घर नहीं होते। ठीक है, तो प्लेन एरिया जो है यहाँ पर ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री और घर वगैरह के लिए, एंड इट इज़ 43% ऑफ टोटल लैंड एरिया। अर्थ का जितना, मतलब हमारा जो एरिया है, ठीक है, इंडिया का अगर एरिया की अगर हम बात करें तो कितना है, 43% प्लेन एरिया हमको देखने को मिलता है। वही माउंटेन्स की अगर हम बात करें, माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो 30% जो लैंड एरिया है वो कितना है, माउंटेन से बना हुआ है। पेरिलियन फ्लो ऑफ रिवर इंश्योर करता है एंड टूरिज्म प्रोवाइड करता है। अच्छा, माउंटेन्स होने की क्या ज़रूरत है, बिना माउंटेन्स के नहीं चल रहा था क्या लैंडफॉर्म। इंडिया में हर चीज़ डाइवर्सिफाइड है, मतलब बहुत अलग अलग तरीके की है और है भी तो भरपूर है। ठीक है, माउंटेन्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमको सेफ गार्ड करते हैं। हमने देखा है कि ईस्ट साइड पे अगर हम देखें तो माउंटेन्स हमारे बहुत सारे ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हमको उधर वाले लोगों को हमारे यहाँ आने से रोकते हैं। हिमालय, सह्याद्री, ठीक है, जो पूरा सह्याद्री वाला रेंजेस है, वो क्या करती हैं, उधर पूरा उधर चाइना साइड वाले लोगों को हमारे यहाँ पर आने से रोकती है, हमको प्रोटेक्ट करती है उससे, है ना। और इम्पॉर्टेंट और क्यों भी है, क्योंकि टूरिज्म प्रोवाइड करती है। ठीक है, बहुत सारे लोग बढ़िया एकदम चिल होने के लिए माउंटेन साइड में जा सकते हैं, रह सकते हैं, थोड़े दिन बढ़िया ज़िंदगी जी सकते हैं, फिर वापस से इस हापाधापी में भाग सकते हैं, है ना। और क्या प्रोवाइड करता है माउंटेन, रिवर्स को पेरेनियल फ्लो प्रोवाइड करता है। पेरेनियल फ्लो कैसे प्रोवाइड करता है, जैसे माउंटेन से बर्फ होती है, बर्फ पिघल के जब नीचे की तरफ आती है वो नदियों में पानी की तरह बहती है। ठीक है, तो जो पानी है वो किससे आता है, माउंटेन्स की मदद से ही नदियों के अंदर आता है। ठीक है, तो कितने हैं हमारे यहाँ पर, जो एरिया है उसका 30% कितना है, माउंटेनियस एरिया है। प्लेट्यूज की अगर हम बात करें तो 27% लैंड एरियाज प्लेट्यूज है। प्लेट्यूज की क्या ज़रूरत है, प्लेन माउंटेन से काम नहीं चल रहा था, प्लेट्यूज की भी ज़रूरत है। प्लेट्यूज की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर खूब सारे हमको मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, रिच मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉरेस्ट हैं हमारे, वो सारे के सारे अधिकतर देखा जाएगा तो प्लेट्यूज पे ही बने हुए हैं, है ना। तो फिर हमको उससे क्या होता है, हमको बहुत सारे अच्छे अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, जिससे कि हम काफ़ी ज़्यादा अपना काम कर सकते हैं, लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। समझ में आया। तो ये क्या है, हमारा इस तरीके का लैंड रिसोर्स हमको देखने को मिलता है। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। ये किस तरीके का रिसोर्स है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है, हमने नहीं बनाया है, ज़मीन है हमको मिली हुई है नेचुरली। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस,
It is important to use the available land for various purposes with the careful planning since it is finite. ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. लैंड भी क्या है, फाइनाइट है. ऐसा नहीं कि बढ़ रही दिन पे दिन, या फिर हम यूज़ करते जाएंगे तो क्या हो जाएगी, या फिर हम नहीं यूज़ करेंगे तो बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ फाइनाइट है. अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा लैंड कवर करने की कोशिश की, यहाँ भी बिल्डिंग बना दे, यहाँ भी बिल्डिंग बना दे, यहाँ भी बिल्डिंग बना दे, तो हमारे पास में बहुत कम ज़मीन के टुकड़े जो है वो बचेंगे. ठीक है, तो हमको लैंड को भी अच्छे से यूज़ करने की ज़रूरत है, एक प्लानिंग के साथ में यूज़ करने की ज़रूरत है कि इतने में हमको फॉरेस्ट रखना है ताकि हमारी पोल्यूशन वगैरह सारा कुछ ठीक से चलता रहे, पोल्यूशन वगैरह हो नहीं, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है यानी कि हमारा जो एनिमल्स वाला है, फ्लोरा फौना है, वो अच्छे से मेनटेन रहे. ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बना रहे, हम लोग भी रह पाए. थोड़ा हिस्सा इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर वगैरह के लिए भी निकाल सकते हैं ताकि हमारी खाने पीने की, रहने की ज़रूरतें जो है वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए. ठीक है, तो इसलिए हमको क्या है, प्लेन, माउंटेन, प्लेट्यूज का बढ़िया सा फ्रैक्शन भी हमको अवेलेबल है. इसको हम सही तरीके से यूज़ करेंगे तो बढ़िया से काम हमारा चलेगा. क्लियर है. लैंड यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस. अब लैंड, ये जो ज़मीन है इतनी सारी, इसको यूटिलाइज किस तरीके से किया जाता है, किस रेशो में किया जाता है, कि ज़मीनों पे क्या क्या चीज़ें की जाती है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं. सबसे पहला तो फॉरेस्ट की तरह भी यूज़ किया जाता है ना. बहुत सारा टुकड़ा ज़मीन का ऐसा होता है जिसके ऊपर क्या किए जाते हैं, घने जंगल होते हैं, है ना. या तो नेचुरली होते हैं, या कई बार ऐसा है कि जंगल जो है वो बनाए भी गए हैं कि भैया यहाँ पर क्या हो, बढ़िया ऐसे जंगल वगैरह हो. वैसे बड़े बड़े जंगल तो जो है वो यूजुअली क्या है, नेचुरली बने हुए हैं. ठीक है, फिर हम क्या कर देते, नेचुरली, आर्टिफिशियली जंगल बनाते तो बहुत कम है, काट ज़रूर देते हैं उनको. लेकिन फॉरेस्ट हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारा जो हमारा ज़मीन का टुकड़ा है उसमें से कुछ हिस्सा क्या है, फॉरेस्ट एरिया से कवर्ड है. दूसरा हिस्सा जो है वो ऐसा हिस्सा है जो कि कल्टीवेशन, वहाँ पे फॉरेस्ट भी नहीं है लेकिन वो कल्टीवेशन के लिए भी अवेलेबल नहीं है. लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि आप वहाँ पे खेती नहीं कर सकते. ठीक है, कैसा एरिया है, यहाँ पर खेती नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हो, ये बैरन या फिर वेस्ट लैंड है, यानी कि यहाँ पर कचरा कूड़ा आपको देखने को मिलेगा, बैरन, बंजर ज़मीन देखने को मिलेगी. और ऐसी ज़मीन जो जिसमें आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, यानी कि खेती नहीं कर सकते, वो उपजाऊ नहीं है, तो फिर वहाँ पे क्या हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, रोड्स हो सकती हैं, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा हो सकती हैं, है ना. तो ये क्या है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, इसके अलावा जो दूसरी लैंड है जो भी अनकल्टिवेटेड है, जिसको कहा जाता है फैलो लैंड को छोड़ के. फैलो लैंड कैसी लैंड होती है, जिसपे खेती एक या एक से कम साल से नहीं की गई हो. ठीक है, एक साल के अंदर अंदर वाले समय में क्या है, खेती नहीं की गई हो, या फिर एक साल तक मैक्सिमम जो है वो उसको ऐसे रखा हुआ है, अलग से रखा हुआ है, उसके अंदर खेती नहीं हो रही है, वो क्या कहलाई जाती है, फैलो लैंड कहलाई जाती है. तो फैलो लैंड के अलावा भी कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जो कि अनकल्टिवेटेड हैं, जैसे कि परमानेंट पास्चर या ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पर जिसको परमानेंटली क्या किया गया है, पास्चर या फिर ग्रेजिंग लैंड की तरह रखा गया है कि यहाँ पर क्या हो, गाय ढोर बकरियाँ आए और वो क्या करे, ग्रेजिंग वगैरह करे. ठीक है, तो यहाँ पर भी खेती नहीं होती. और ये इसी में ऐसी ज़मीन और आती है, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, जैसे कि अपने जो वाइल्ड वाले जो क्रॉप्स वगैरह होते हैं वो लगे होते हैं, ऐसे वो नहीं होते अपनी झाड़ियाँ वगैरह. ठीक है, वो वाला एरिया भी इसके अंदर आ जाता है. नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया का मतलब क्या होता है, नेट सोन एरिया मतलब पूरा का पूरा एरिया जिसमें सोइंग की गई है, यानी कि बीज बोया गया है. ठीक है, तो ये बीज वाले एरिया में इसको हम इंक्लूड नहीं करते, है ना. ये झाड़ियाँ, ये ट्री क्रॉप जो है वो वाली है, मतलब जो ऐसे अपने आप उग जाती है ना आसपास, वो वाले लैंड की यहाँ पर बात की जा रही है. कल्चरेबल लैंड, वेस्ट लैंड. ठीक है, जो ये वेस्ट लैंड भी है, ये भी अनकल्टिवेटेड है फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स. ठीक है, 5 से ज़्यादा साल से ये वाली लैंड को क्या किया गया है, इसके ऊपर खेती नहीं की गई है. तो ये 3 तरीके की ज़मीन भी है, किसके अंदर आ जाती है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर आ जाती है. उसके बाद में कौन सी ज़मीन देखने को मिलती है, फैलो लैंड देखने को मिलती है. फैलो लैंड में करंट फैलो, यानी कि जो अभी फैलो लैंड बनी हुई है वो कैसी ज़मीन होती है, जो कि अनकल्टिवेटेड है, यानी कि उसके ऊपर खेती नहीं की गई है फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर. 1 या 1 से कम साल से हम क्या कर रहे हैं, उस ज़मीन पे खेती नहीं कर रहे हैं, वो क्या कहलाई जाएगी, करंट फैलो लैंड कहलाई जाएगी. करंट फैलो लैंड का टाइम ध्यान रखना, 1 से कम साल. ठीक है, 1 से कम साल वो क्या है, करंट फैलो. और
1 से 5 साल के बीच के इंटरवल में, मतलब ये इतने साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए जो ज़मीन रखी हुई है, अनकल्टिवेटेड रखी हुई है, खेती नहीं हो रही है, वो क्या कहलाती है? अदर देन करंट फैलो। ठीक है, समझ में आया? लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, नहीं खेती कर रही है। नेट सोन एरिया क्या होता है? ऐसा एरिया जहां पर क्या है, साल में या फिर साल में 2 बार या एक बार से ज़्यादा कम से कम क्या किया गया है, वहां पर खेती की गई है। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, तो पहले तो नेट सोन एरिया क्या होता है? मतलब जिसके ऊपर क्या किया गया है? बीज बोया गया है, खेती की गई है। ठीक है, मतलब जो भी टोटल मिला के। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? ऐसा एरिया जो कि क्या है, एरिया मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, एरिया मतलब जहां पर क्या किया गया है, सोइंग की गई है, खेती की गई है 1 से ज़्यादा साल तक के लिए। साथ ही साथ में नेट सोन एरिया पूरा मिला के क्या कहलाया जाता है? क्रॉस क्रॉप्ड एरिया, मतलब जिसमें से हार्वेस्टिंग की गई है टोटली अगर देखा जाए तो। ठीक है, खेती भी करके उसमें से हार्वेस्टिंग भी करके, मतलब वहां से कुछ फसल उगाई गई है, वो क्या कहलाया जाता है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहलाया जाता है। तो कुछ ये तरीके हैं, इनको देखकर घबराना मत। ये तरीके हैं जिसमें क्या होता है कि इन तरीके से लैंड को यूटिलाइज किया गया है ना। कुछ ज़मीन ऐसी है जहाँ पर क्या है, खेती बाड़ी के लिए नहीं यूज़ किया जाता, उसको पास्चर और ग्रेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ ज़मीन ऐसी है जिनको बिल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ ज़मीन ऐसी है जो कि बंजर ही पड़ी है, वेस्ट लैंड की तरह ही पड़ी हुई है। ठीक है, कुछ ज़मीन ऐसी है जहाँ पर सोइंग की जाती है, तो उसके अंदर भी पीरियड बताए हुए हैं कि 1 से 5 साल के बीच में, या फिर कहा जाए तो जहाँ पर खेती नहीं होती है तो 1 से 5 साल के बीच में, या 1 साल से कम से जहाँ पर खेती नहीं हुई है वो करंट फैलो, अदर देन करंट फैलो, ऐसे करके लिखा हुआ है, ताकि कुल मिला के आपको ये बताया जा सके कि इतना जो सारा ज़मीन का हिस्सा है उसमें से कितने पे खेती की जाती है और कितने पे खेती नहीं की जाती है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि देखा जाए ओवरऑल तरीके से तो कि लैंड को यूटिलाइज, इतनी जो हमारी ज़मीन है, ये जो फाइनाइट ज़मीन है, इसको किस तरीके से यूटिलाइज किया गया है। क्लियर है? समझ में आया? तो ये क्या हो गया? लैंड यूटिलाइजेशन, है ना, कि जो हमारा लैंड एज ए रिसोर्स है, हमारी ज़मीन जो है वो संसाधन की तरह जो काम करती है, यानी कि हमको घर देती है, हमको सारा कुछ काम करने में मदद करती है। पूरी तरीके से देखा जाए तो हम ज़मीन के ऊपर ही निर्भर है ना। तो ये भी क्या है? एक तरीके का संसाधन है। कितना है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन है, खेती हो रही है, नहीं हो रही है, बंजर पड़ी है, कितना क्या फ्रैक्शन है, ये सारा कुछ हमने इसके अंदर देखा। कितने लैंड फॉर्म्स है, कौन कितने का परसेंटेज प्रोवाइड करता है, कि इतने प्लेन्स है, इतने प्लेट्यू है, इतने माउंटेन्स है, उससे हमको क्या फ़ायदा होता है, क्या नहीं होता है, ये सब कुछ हमने पूरा ओवरऑल तरीके से इस वीडियो के अंदर समझा। आई होप इतना आपको क्लियर है। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स पे सारी चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूट्यूब पे सभी दूर अवेलेबल है। हिंदी मीडियम चैनल भी बन चुका है। किंडरगार्टन से 12th तक एनटीएससी ओलंपियाड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल है। आप बढ़िया बैठ के बढ़िया से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। हम 2 वीडियो दिखाकर आपसे कोई सब्सक्रिप्शन पैकेज की डिमांड नहीं करेंगे, सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।